लिखित नोट है। इसका विषय है विशेष दर्जा प्राप्त राज्य, और इनको याद रखने की एक मजेदार ट्रिक भी है। हाँ, ट्रिक तो बहुत मजेदार है। MISU जानू, MN मिठे। बिल्कुल। पर मुझे लगता है कि ये ट्रिक बस एक दरवाजे की तरह है। इसके पीछे भारतीय संघवाद का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू छुपा हुआ है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, ये ट्रिक तो बस एक शुरुआत है, जैसा आपने कहा। असली सवाल तो ये है कि इस विशेष दर्जे का मतलब क्या है। और हाँ, सही बात है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये भारत के भौगोलिक और आप कह सकते हैं आर्थिक चुनौतियों को समझने का एक जरिया है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। इस विशेष दर्जे से राज्यों को असल में क्या फायदा मिलता है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका सबसे बड़ा फायदा है केंद्र सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता में। अच्छा। केंद्र की योजनाओं के लिए इन राज्यों को 90% पैसा अनुदान मतलब ग्रांट के रूप में मिलता है, जो उन्हें वापस नहीं। और सिर्फ 10% कर्ज होता है, जबकि दूसरे राज्यों के लिए ये अनुपात काफी अलग होता है। मतलब वहां कर्ज का हिस्सा ज्यादा होता है। हाँ, ज्यादा होता है। इसके अलावा उन्हें टैक्स में भी कई तरह की छूट मिलती हैं। ताकि निजी निवेश को बढ़ावा मिल सके। बिल्कुल। 90%? 90% अनुदान, ये तो बहुत बड़ी मदद है। जी, बहुत बड़ी। तो फिर किसी राज्य को इस सूची में शामिल करने का आधार क्या होता था? क्या कोई भी राज्य इसकी मांग कर सकता था? नहीं नहीं, इसके कुछ तय मानदंड थे। जैसे? जैसे कि पहाड़ी और दुर्गम इलाका होना, जनसंख्या घनत्व कम होना, राज्य की आय का कम होना, और सबसे जरूरी पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली रणनीतिक सीमा। अच्छा, तो अगर हम उस ट्रिक पर वापस जाएं, MIS, यूजेनुमन, MNPT। हाँ, वो इन शर्तों को पूरा करते हैं। हाँ, ये तो समझ में आता है। जैसे MI से मिजोरम, S से सिक्किम, N से नागालैंड। ए से अरुणाचल प्रदेश बहुत खास है। वो कैसे? 1975 में जब वो भारत में शामिल हुआ तो उसे ये दर्जा दिया गया ताकि वो तेजी से बाकी देश के साथ आर्थिक रूप से जुड़ सके। अच्छा, तो ये एक तरह का वेलकम पैकेज था? हाँ, कह सकते हैं। इसी तरह यू से उत्तराखंड और एच से हिमाचल प्रदेश, ये दोनों हिमालयी राज्य हैं, जहाँ विकास करना मैदानी इलाकों के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल और महंगा है। और इस सूची में जे से जम्मू कश्मीर भी है। अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद तो वहां की स्थिति काफी बदल गई है। तो क्या ये विशेष दर्जा उस अनुच्छेद से अलग था, और क्या ये आज भी लागू होता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा था, वो अनुच्छेद 370 से अलग था। अच्छा। 370 तो उसे राजनीतिक स्वायत्तता देता था, लेकिन ये दर्जा पूरी तरह से वित्तीय था। ठीक है। 2019 के बाद जब उसे केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, तो वित्तीय सहायता का ढांचा भी बदल गया है। अब वो सीधे केंद्र सरकार के अधीन है, तो पुरानी व्यवस्था अब लागू नहीं होती। ये दिलचस्प है। पर मैंने सुना है कि 14वें वित्त आयोग ने तो इस विशेष दर्जे के कॉन्सेप्ट को ही खत्म करने की सिफारिश की थी। तो क्या ये ट्रिक और ये जानकारी अब उतनी प्रासंगिक हैं? आपने बिल्कुल सही सुना है। 14वें वित्त आयोग ने कहा था कि अब किसी नए राज्य को ये दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। तो फिर? इसके बजाय उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र अपने टैक्स का एक बड़ा हिस्सा, मतलब 32% से बढ़ाकर 42% सीधे सभी राज्यों को दे। ताकि पिछड़े राज्यों को अपने आप ज्यादा मदद मिल जाए? जी, तो अब विशेष दर्जा का टैग भले ही इस्तेमाल ना हो, लेकिन राज्यों की जरूरतों के हिसाब से उन्हें ज्यादा पैसा देने का सिद्धांत आज भी जिंदा है। बस तरीका बदल गया है। हाँ, बस तरीका बदल गया है। तो मिस यू जानू मन में तू है, ये मजेदार वाक्य सिर्फ 11 राज्यों के नाम नहीं बताता, बल्कि हमें भारत की उस नीति तक ले जाता है जो देश के अलग-अलग हिस्सों के बीच आर्थिक संतुलन बनाने की कोशिश करती है। एकदम सही। ये ट्रिक एक अच्छी शुरुआत है, पर असली समझ तो तब आती है जब हम इसके पीछे के क्यों को खंगालते हैं। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बदल रही है, क्या हमें पिछड़ेपन को परिभाषित करने के पुराने तरीकों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है? मतलब भविष्य में किसी राज्य की विशेष जरूरतों का आधार सिर्फ भूगोल होना चाहिए या कुछ और भी?